15 साल पहले करगिल की चोटियां बारूद के धमाकों से दहल गई थीं। 15 साल पहले ऊंची बर्फीले पहाड़ों पर लड़ी गई थी वो जंग, जिसके बाद हिंदुस्तान के शूरवीरों का लोहा पूरी दुनिया ने माना। करगिल की जंग के 15 साल पूरे होने पर हम आपके सामने लेकर आए हैं करगिल के 5 परम वीरों के शौर्य की गाथा। कुर्बानी और लहू से लबरेज इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नौजवान हिंदुस्तानियों ने भारत माता की आन बान शान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। करगिल की इस विजय गाथा में आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस शेरशाह की कहानी जिसने अकेले ही दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ये थी उस शूरवीर की हुंकार जिसकी बहादुरी की गाथा आज भी करगिल की पहाड़ियों में गूंजती है। करगिल विजय के 15 साल बाद भी जब जब इस जंग का जिक्र होता है तो महाविजय के महानायकों में जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का। 1 जून 1999 को विक्रम बत्रा की यूनिट को करगिल सेक्टर में भेजने का आदेश मिला और जैसे ही बत्रा की यूनिट करगिल पहुंची, बत्रा को एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने का टारगेट दिया गया। ये मिशन था पॉइंट 5140 को कब्जाए बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध हथियार के दम पे कम, साहस, जज्बा और देशभक्ति के नाम पे जीती जाती है और इसी देशभक्ति का दूसरा नाम था इस करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस पहाड़ी पर हमला करना आसान नहीं था क्योंकि दुश्मन ऊपर था और विक्रम बत्रा की कंपनी नीचे। इस वजह से पूरी कंपनी दुश्मन की फायरिंग की जद में आ सकती थी। इसके लिए विक्रम बत्रा ने एक और अहम फैसला लिया। बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने फैसला लिया कि वो दुश्मन पर अचानक हमला कर उसे चौंका देंगे और विक्रम बत्रा की ये रणनीति कामयाब होती दिख रही थी। लेकिन जैसे ही कंपनी पॉइंट 5140 के नजदीक पहुंची तो दुश्मन की नजर बत्रा की कंपनी पर पड़ गई। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपने बंकर से हैवी मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी। इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा के कदम रुके नहीं। वो अपने 5 साथियों के साथ आगे बढ़ते गए और जैसे ही वो दुश्मन के बंकर के करीब पहुंचे उन्होंने मशीन गन फूस पर हथगोलों से हमला कर दिया। इस हमले में दुश्मन की मशीन गन पोस्ट तबाह हो गई, लेकिन जंग के दौरान खुद विक्रम बत्रा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों ने विक्रम बत्रा को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन भारत माता का ये सपूत मन ठान कर ही आया था कि या तो वो दुश्मनों को खत्म कर देगा या इन्हीं पहाड़ियों में वीर गति हासिल करेगा। घायल होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने आगे हमला करने का फैसला किया। अपने कैप्टन की बहादुरी देख J&K राइफल्स के जवान भी आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो गए और सुबह तकरीबन 3:30 बजे बत्रा और उनकी कंपनी ने पॉइंट 5140 से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उस युद्ध के निशान अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। विक्रम बत्रा जब टाइगर हिल पे दुश्मनों को धराशायी कर रहे थे तो पाकिस्तान के सैनिकों ने भी उन्हें सलाम किया था और उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। पॉइंट 4875 पर हमला ही विक्रम की जिंदगी का आखिरी ऑपरेशन भी साबित हुआ। इस हमले के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का एक साथी दुश्मन की फायरिंग रेंज में आ गया। अपने साथी को बचाने के लिए विक्रम बत्रा ने खुद गोलियों को अपने सीने पर झेल लिया। विक्रम बत्रा के साथियों के मुताबिक आखिरी सांस लेने से पहले बत्रा ने दुर्गा माता का जयकारा लगाया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और करगिल के शेर के बाद आपको सुनाते हैं करगिल के उस परम वीर की कहानी जिसने सीने पर गोलियां खाने के बावजूद हिंदुस्तानी फौज की आन बान और शान को बरकरार रखा।
ये कहानी है योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। 2 जुलाई 1999 की रात हिंदुस्तानी फौज ने अपने जिस मिशन की शुरुआत की, उसकी तस्वीर ही कुछ और थी। उस वक्त टाइगर हिल की बर्फीली चट्टानों पर शोले बरस रहे थे। नीचे से हिंदुस्तान की 120 तोपें गरज रही थी। हमारे देश के जाबाज दुश्मन की हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। और योगेंद्र सिंह यादव नाम का ये जवान 18 ग्रेनेडियर्स के उस घातक प्लाटून में शामिल था, जिसे टाइगर हिल को दुश्मनों से खाली कराने के लिए दुश्मनों से सबसे पहले लोहा लेना था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि मुझे भी उस टुकड़ी के अंदर चुना गया। वो ऐसी टुकड़ी जिसको जो है सबसे पहले टाइगर हिल टॉप के ऊपर जाकर के हमला करना था। 15 साल पहले 2-3 जुलाई की रात टाइगर हिल को दुश्मनों से आजाद कराने के लिए पाकिस्तानी घुसपैठियों को टाइगर हिल की चोटी से खदेड़कर वहां अपना कब्जा जमाने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून के जवान अपने बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते चले गए। मौसम उस समय भी इतना ही खराब था। बर्फीली आंधी, तूफान चला हुआ था और बिल्कुल खड़ी चट्टान, लेकिन और ऊपर से बम्बारमेंट। लेकिन हिंदुस्तान के ये जवान इतने तूफानों को चीरते हुए, मौत की परवाह न करते हुए, कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का साथ देते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले गए। योगेंद्र यादव के घातक प्लाटून ने टाइगर हिल पर कब्जा जमाने के लिए शाम को तकरीबन 6:30 बजे चोटी पर चढ़ाई शुरू की। घातक प्लाटून में उस वक्त कुल 22 जवान थे, जिनमें योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे चल रहे थे। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी और टास्क काफी मुश्किल। जवानों के पैर से फिसलकर गिरने वाला कोई भी पत्थर दुश्मन को चौकन्ना कर सकता था। इसलिए ये बेहद जरूरी था कि दुश्मन पर हमला बोलने तक उसे ये आभास भी ना हो कि पहाड़ी के नीचे से कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। ऐसे में योगेंद्र यादव की उस घातक प्लाटून ने टाइगर हिल के नीचे एक ऐसे जगह को चुना जहां से करीब 1000 फीट की तीखी चढ़ाई चढ़कर सीधे ऊपर पहुंचा जा सकता था। यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और उनके दल के जाबाज जवानों के हौसले टाइगर हिल की ऊंचाई से भी ऊंचे थे। चढ़ाई शुरू करने की तीसरी रात ही योगेंद्र सिंह यादव की घातक प्लाटून दुश्मन के काफी करीब पहुंच गई। पाकिस्तानियों की ओर से लगातार बरसती गोलियां और आग के गोलों का सामना करते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव समेत घातक प्लाटून के कुल 7 जवान ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। ऊपर जब पहुंचे तो केवल 5-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन इलाका और सामने उनके बंकर। उन बंकरों में 4-5 पाकिस्तानी जवान थे। 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध गोलाबारी किया और उनमें मौजूद पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मनों की एक पूरी कंपनी का सामना करते हुए भारतीय जवानों की गोलियां अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। इसलिए उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। फायरिंग के बंद हो जाने की वजह से दुश्मनों को लगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों की जान जा चुकी है, लेकिन दुश्मनों की आंख से बचते हुए योगेंद्र सिंह यादव के साथ सारे सैनिक एक पत्थर की आड़ लेकर छिप गए थे। तब तक सुबह की धुंध छट गई और टाइगर हिल की उस चोटी पर धूप खिल चुकी थी। चोटी पर पहुंचे हिंदुस्तानी जवानों की तादाद और उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए 10 से 12 पाकिस्तानी जवान नीचे उतरने लगे। जब दुश्मन इनके काफी करीब तक पहुंच गया, तब जाकर इन लोगों ने फायरिंग शुरू की।
इस लड़ाई में योगेंद्र सिंह यादव की प्लाटून दुश्मन पर बहुत ही भारी पड़ी। ज्यादातर दुश्मन इनकी गोलियों का निशाना बन गए और जो बच गए वो अपनी जान बचाने के लिए मोर्चा छोड़ भाग खड़े हुए। पहले घमासान में दुश्मन भले ही मोर्चा छोड़कर पीछे हट गए थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह था कि दुश्मनों को अब भारतीय जवानों के सटीक ठिकानों की जानकारी मिल चुकी थी। पहली लड़ाई के तकरीबन आधे घंटे बाद दुश्मनों ने दोबारा हमला किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि भारतीय जवानों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। दुश्मनों ने पहले अपने भारी मशीन गन से फायरिंग की, फिर जब नजदीक आए तो हमारे जवानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सैनिक भारतीय जवानों को हथगोले फेंक कर निशाने पर ले रहे थे। जब तक सांस रही, हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने दुश्मनों से लोहा लिया और आखिर में घातक प्लाटून के 7 जवानों में से 6 जवानों ने अपनी जिंदगी ही नहीं, मौत भी वतन के नाम कुर्बान कर दी। लड़ाई को हुए 15 साल हो गए, लेकिन सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव उस पल को आज भी नहीं भूल पाए जब उनकी आंखों के सामने उनके 6 साथी एक एक कर शहीद हो गए। ऐसी भयंकर क्षण था कि एक पल पहले मैं अपने साथियों के साथ बात कर रहा था और अगले ही पल में अकेला रह गया। दुश्मनों के साथ हुई उस घमासान लड़ाई में योगेंद्र सिंह यादव भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। योगेंद्र सिंह यादव इतने जख्मी हो गए थे कि वो बेहोशी की हालत में टाइगर हिल की चोटी पर पड़े हुए थे। उस जानलेवा जंग की एक एक तस्वीर आज भी उनके दिलो दिमाग पर चस्पा है। उन्होंने दोबारा से गोलियां मारी। दोबारा उसने जब मारने लगा, मेरे हाथ में जांग में गोली मारी और लास्ट बुलेट जब उसने सीने की तरफ चलाया, तब मुझे लगा कि यार अब नहीं बचेगा। तो यहां पर पर्स रखा हुआ था, उसमें गिलेट के 5-5 रुपए के 2-3 सिक्के थे और जो वो गोली लगी तो वो सिक्कों पे लगी। तो उस गोली के धक्के से मुझे आभास हुआ कि मैं मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल जैसे उसका दूसरा साथी आया, उसने हमारे वेपन उठाए। मेरे पास में AK-47 थी, उठाई, जैसे वापस मुड़ा तब मेरी आंखें खुली और मुझे लगा यार मैं जिंदा हूं। दुश्मनों को जब इस बात का पक्का यकीन हो गया कि 7 हिंदुस्तानी जवान अब मारे जा चुके हैं, तब वो लौटने लगे। इस दौरान बेहोश योगेंद्र सिंह यादव को होश आया और फौरन ही वो रेंगते हुए दुश्मनों के करीब पहुंचे और अपने पास बचे एक ग्रेनेड को दुश्मनों की ओर उछाल दिया। योगेंद्र सिंह यादव के फेंके हुए ग्रेनेड का फटना और ग्रेनेड की जद में आकर दुश्मनों का मरना इतने कम समय में हुआ कि दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए। इतनी भारी शेलिंग, लगता है पूरी बटालियन का अटैक है। हमने इनकी 2 पेट्रोल पार्टी क्या उड़ा दी, पूरी हिंदुस्तानी फौज पागल हो रही है। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान की दूसरी टुकड़ी ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन यहां तो भारत माता का बस एक ही वीर सपूत बचा था जो बहुत ही चतुराई से दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार कर रहा था। टाइगर हिल के टॉप पर तिरंगा फहराने की हसरत लिए चोटी तक पहुंचे योगेंद्र सिंह यादव का टास्क अब बदल चुका था। टॉप पर तिरंगा लहराने की जगह अब नीचे ये खबर पहुंचानी जरूरी थी कि उन पर दुश्मन अब हमला करने वाला है। जख्मी योगेंद्र के दिलो दिमाग में उस वक्त बस एक ही जुनून छाया हुआ था कि कैसे भी नीचे की अपनी MMG पोस्ट बचानी है। लुढ़कते लुढ़कते जब योगेंद्र सिंह यादव काफी नीचे आ गए तो उन्हें कुछ हिंदुस्तानी जवान दिखाई पड़े। अपने साथियों को देखते ही योगेंद्र ने उनको आवाज लगाई। इस दौरान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का एक हाथ टूट चुका था। 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ, कभी दाएं से कभी बाएं से पत्थरों से मैं फायर करता हुआ आगे बढ़ा। 3-4 मीटर आगे जाने के बाद जो उनका ऊपर का डिप्लॉयमेंट था, उनके सनों के टेंट लगे हुए थे, आगे लंगर चल रहा था, वहां से बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा। दुश्मनों के बारे में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मिली उन तमाम जानकारियों के आधार पर अगले दिन एक बार फिर दुश्मनों पर हमला बोला गया। योगेंद्र यादव की दी हुई सूचना इतनी सटीक थी कि उसके दम पर बिना किसी कैजुअल्टी के
इस बार टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया गया। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पे फतह हिंदुस्तान के लिए निर्णायक साबित हुआ और इस जीत में अहम भूमिका निभाई सूबेदार योगेंद्र यादव ने। हम नीचे की तरफ से ऊपर जा रहे थे, दुश्मन की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही थी, हमारे सभी साथी मारे जा चुके थे। योगेंद्र यादव भी बुरी तरह से घायल थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया, आगे बढ़ते रहे, दुश्मनों को बंकर को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, जब रेडियो कॉल्स पे ये खबर आ रही थी रीइंफोर्समेंट की पाकिस्तान की तरफ से, उसी घायल अवस्था में वो नीचे पहुंचे और इस बात की इत्तला सेना को दी ताकि उस पोस्ट पे हमारा कब्जा बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रावत के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, टाइगर हिल। तो कारगिल महाविजय के महानायकों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अगर उन चोटियों पर आज भी आप जाएं तो हिंदुस्तानी लहू के निशान आज भी जिंदा है। कारगिल में गोरखाओं की शौर्य गाथा को अपने खून और बलिदान से लिखा था कैप्टन मनोज पांडे ने। कारगिल के जंग में अपने साहस और बहादुरी से दुश्मनों को धूल चटा देने वाला भारत माता का वीर सपूत। जुबार टॉप की जंग जीतने वाला लखनऊ का लाल। कुकरथांग से पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को खदेड़कर दोबारा कब्जा जमाने वाला जांबाज जवान। खालूबार को खाली कराने के लिए पाकिस्तानी घुसपैठियों से हुई भीषण जंग में अपनी जान कुर्बान कर तिरंगा फहराने वाला परमवीर योद्धा। शहीद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्हें मरणोपरांत कारगिल जंग के दौरान अदम्य साहस और वीरता के लिए महज 24 साल की उम्र में जवानों को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल की लड़ाई में शहीद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को बटालिक का हीरो कहा गया। दरअसल खून जमा देने वाली ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना खून बहाकर शहीद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे आखिरी दम तक दुश्मनों से जंग लड़ते रहे। मनोज ने कुकरथांग, जुबैर और खालूबार जैसी दुर्गम पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया कर अपने शौर्य की अद्भुत मिसाल कायम की। 1 जुलाई 1999 बटालिक में संघर्ष अब तक बेनतीजा रहा था। जुबार, खालूबार और कुकरथांग की पहाड़ियों को खाली कराना नामुमकिन सा लग रहा था। चोटी पर काबिल दुश्मन हथियारों से लैस थे। पाकिस्तानियों के हथियार इतने सटीक थे कि एक चोटी से उन्होंने हिंदुस्तानी फाइटर जेट प्लेन को भी मार गिराया था। मेरी बटालियन थी जो सबसे पहले अंदर भेजी गई थी। जब कारगिल का ये सिलसिला हुआ, जब वो अंदर गए तब किसी को पता ही नहीं था कि दुश्मन कौन है, मिलिटेंट्स हैं या पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। मोर्चा संभाल रहे 1/11 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय बुरी तरीके से घायल हो गए थे। गोलियों की बौछार तो बहुत ही तेज, पहले तो आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, उसके ऊपर इतने मशीन गन फायर, और मशीन गन का फायर भी ऐसे जैसे कि ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स पर मिनट में 40 से 50 मशीन गन्स आपके ऊपर फायर कर रहे थे। उस वक्त जब आखिर में बिल्कुल पहाड़ के टॉप में कब्जा के टाइम पे मैं जब चढ़ रहा था, उस टाइम मशीन गन फायर आके मेरे पांव में मेरे को गोली लगी थी, तब मैं थोड़ा घायल हो गया था। 3 जुलाई 1999 की रात खालूबार को घुसपैठियों से आजाद कराने की जिम्मेदारी अब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के हाथ में आ गई। हेलो 1/11 गोरखा राइफल्स की B कंपनी को खालूबार पर कब्जा जमाने का जिम्मा दिया गया।
एक अहम चोटी थी खालूबार चोटी, जिस पर 47 पाकिस्तानी अड्डा जमाए हुए बैठे थे। जो भी हमारी सेनाएं जाती थी वो ऊपर बैठे हुए थे, हमारी सेनाएं नीचे थी। हमारे बच्चे सब नीचे थे, उनको मार दिया जाता था। उस मुहिम को फतेह करने के लिए सेना के उच्च अधिकारियों ने मनोज का सिलेक्शन किया। मनोज ने साहस उसको स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट मनोज को 5 नंबर प्लाटून कमांडर के रूप में खालूबार में आगे जाने का आदेश मिला। लेफ्टिनेंट मनोज के सामने सबसे पहले अपनी बटालियन को लक्ष्य तक पहुंचाने से रोक रहे दुश्मन की पोजीशंस को हटाने की चुनौती थी। बटालिक सेक्टर जो है वो सबसे कठिन इलाका है उस पूरे बैटल सेक्टर में। जितने भी जहां भी कारगिल का युद्ध हुआ वहां से सबसे टफ एरिया है। और जो एल्टीट्यूड्स थे, ऊंचाई, वो 18,000 फीट तक का एल्टीट्यूड था। वहां के टेम्परेचर्स -32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी भी जो है ना बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। और यहां हम लड़ाई लड़ रहे थे -32 डिग्री सेल्सियस में। मनोज अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ चले। सर्द हवा और बर्फीली पत्थरों के बीच लेफ्टिनेंट मनोज की पलटन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उस वक्त गोरखा की उस टुकड़ी में महज 36 जवान ही बचे थे। मनोज अब किसी भी हाल में अपने एक भी जवान को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि खालूबार को दुश्मनों से खाली कराने के लिए हर एक जवान की सख्त जरूरत थी। चोटी पर कब्जा जमाए बैठे दुश्मनों को भी अंदाजा था कि भारतीय फौजी चोटी पर चढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो भी चोटी से नीचे ही नजर गड़ाए हुए थे और थोड़ी थोड़ी देर में एल्यूमिनेशन राउंड, जिसे दागने से इलाके में रोशनी हो जाती है, फायर कर रहे थे, ताकि अंधेरे में भी ऊपर आ रहे भारतीय जवानों को देखा जा सके और उसकी रोशनी के सहारे ऊपर की तरफ आ रहे लेफ्टिनेंट मनोज की बटालियन पर गोलियां बरसा सके। लेफ्टिनेंट मनोज को यह आदेश मिला कि वो गोला बरसा रहे इन दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करे, ताकि उनके बटालियन सवेरा होने से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, क्योंकि दिन के उजाले में सभी भारतीय जवानों के मारे जाने की आशंका थी। खालूबार टॉप जो हमारा मेन मकसद और टारगेट था, जब हम उस तरफ बढ़ रहे थे तो दाएं बाएं से बहुत ज्यादा मशीन गन फायर आ रहा था। तो एक पॉइंट था हमारे बाएं साइड पे, जिसको हम बोलते हैं बंकर एरिया। वहां 3-4 बंकर में से बहुत सारे मशीन गन फायर करके हमारे ऊपर बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में जो सबसे जोखिम भरी लड़ाई थी वो खालूबार की लड़ाई थी, जिसकी जीत का सेहरा गया था 1/11 गोरखा राइफल्स के मनोज पांडे के नाम। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ियां कितनी कठिन और कितनी खड़ी पहाड़ियां हैं, जो पथरीली हैं, चढ़ना जिनको मुश्किल है। और खराब मौसम और पथरीली पहाड़ियों के बावजूद मनोज पांडे रुके नहीं थे। उस वक्त दुश्मन की तरफ से हेवी फायरिंग हो रही थी, लेकिन मनोज पांडे ने अच्छी रणनीति के साथ अपने प्लाटून को 2 टुकड़ों में बांटा। एक बाईं तरफ से गया, दूसरी दाईं तरफ से। प्लानिंग के मुताबिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और उनकी टुकड़ी दुश्मनों के काफी करीब तो पहुंच गई, लेकिन दुश्मनों की नजरों से बच नहीं पाई। घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले मनोज ने अपनी प्लाटून को ऐसी जगह छिपाया जो दुश्मनों की नजर से सुरक्षित थी। फिर शहीद लेफ्टिनेंट मनोज ने सबसे पहले दुश्मन के उस मशीन गन को खामोश किया जो उनके जवानों को अपने निशाने पर ले रहा था। दुश्मन की तरफ से गोलीबारी रुकते ही खुद को छिपा रखे गोरखा के जवान बाहर निकले और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गोरखा राइफल्स के जांबाज पाकिस्तानी घुसपैठियों पर टूट पड़े। बिना डरे आगे बढ़ते हुए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने दुश्मन के पहले ठिकाने पर जमे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद दूसरे ठिकाने पर धावा बोला और उसे भी नेस्त नाबूद करते हुए 2 पाक सैनिकों को मार गिराया। हालांकि तीसरे ठिकाने को नष्ट करते वक्त दुश्मन की गोली मनोज के कंधे और पैर को भेदती हुई पार निकल गई, जिससे उनका कंधा और पैर घायल हो गया।
लेकिन अपने जख्मों की परवाह न करते हुए मनोज आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 2 पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके प्लाटून को अपने गन के निशाने पर ले रखा है। मनोज ने अपनी खुखरी से उनकी गर्दन काटकर उन्हें वहीं ढेर कर दिया। फिर आयो गोरखा वाली का नारा लगाते हुए मनोज ने चौथे बंकर पर भी ग्रेनेड फेंक दिया, जो बिल्कुल सही निशाने पर जाकर गिरा। इसी दौरान दुश्मन की एक मशीन गन ने आग उगला और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का सिर बुरी तरह से जख्मी हो गया। मनोज कुमार पांडे के शरीर में तब तक जान रही जब तक खालूबार पर लहराता हुआ तिरंगा नजर नहीं आ गया। मानो मनोज पांडे के प्राण ने यह प्रण कर रखा हो कि वो बिना तिरंगा फहराए शरीर को नहीं त्यागेगा। दुश्मनों से चौथा बंकर तो खाली हो गया, मगर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए। कारगिल की जंग में शहीद हुए फौजियों की याद कर आज भी आंखें भर जाती हैं। इनकी आंखों में सपने थे, जिंदगी जीने की हसरत थी, लेकिन साथ ही कंधों पर थी वतन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। एक ऐसी ही कहानी है कैप्टन विजयंत थापर की। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे रणबांकुरों की कमी नहीं जो सरहदों की हिफाजत करते हुए समर में अमर हो गए और अपने पीछे छोड़ गए। बहादुरी की ऐसी शौर्य गाथा जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। नोएडा के थापर परिवार से आने वाले एक ऐसे ही वीर हैं शहीद लेफ्टिनेंट विजयंत थापर, जिन्होंने कारगिल के जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बारह जून 1999 सेकेंड राजपुताना राइफल्स के जवान तोलोलिंग पर कब्जा जमाए दुश्मनों का सफाया करने आगे बढ़े। मेजर विवेक गुप्ता, मेजर मोहित सक्सेना और लेफ्टिनेंट विजयंत थापर समेत पूरी बटालियन दुश्मनों पर धावा बोलने के लिए निकल पड़े। 12-13 जून की रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट और तोप के गोलों से तोलोलिंग थर्रा उठा। सेकेंड राइफल्स के जवान और चोटी पर कब्जा जमाए दुश्मनों के बीच बहुत ही घमासान जंग लड़ी गई। करो या मरो की रणनीति बनाकर शहीद लेफ्टिनेंट विजयंत थापर अपने बटालियन के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। जाबाज जवान दुश्मनों की ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। भारतीय जवानों के हौसलों के आगे दुश्मनों के नापाक इरादे पस्त हो गए और सुबह होते होते तोलोलिंग पर तिरंगा लहराने लगा। इस जंग में लेफ्टिनेंट विजयंत थापर की टुकड़ी ने तोलोलिंग के पहाड़ी के बर्बाद बंकर पर धावा बोला और बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हुए बर्बाद बंकर पर अपना कब्जा जमा लिया। जीत के बाद जवानों के हौसले और ही बुलंद हो गए, क्योंकि यह हिंदुस्तान की पहली जीत थी। 20 जून 1999 शहीद लेफ्टिनेंट विजयंत थापर की बटालियन सेकेंड राजपुताना राइफल्स को 3 पिंपल्स पर कब्जा करने का आदेश मिला। जहां पर हम खड़े हैं ये पूरा इलाका नजर आता है और दोनों जगह से इस रोड के ऊपर दुश्मन का आदमी आर्टी फायर लेके आ सकता था और तो लेके आता भी था। तो जो तोलोलिंग फीचर का इंपॉर्टेंस था उतना ही इंपॉर्टेंस 3 पिंपल एरिया का भी है। 3 पिंपल्स धारदार ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों का समूह है
थ्री पिंपल्स इलाके में सामरिक लिहाज से 3 अहम चोटियां हैं। थ्री पिंपल्स, सोन हिल और नॉल। इन तीनों चोटियों पर कब्जा जमाने के लिए बटालियन को 3 कंपनी ए, बी और सी में बांट दिया गया। 28 जून की रात इन कंपनियों ने अपने अपने लक्ष्य पर धावा बोल दिया। तकरीबन 120 भारतीय तोपें लगातार शोले उगल रही थी। साथ ही हिंदुस्तानी रणबांकुरों की गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज रहा था। लेफ्टिनेंट विजयंत थापर को एहसास था कि देश की रक्षा के लिए जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं उसकी मंजिल मौत है। शायद इसीलिए वो घर वालों के नाम खत छोड़ गए। हमले के महज 3 घंटे पहले लिखे इस शहीद के आखिरी खत की जरा तहरीर तो देखिए। मैं चाहता हूं कि हमारी यूनिट में भर्ती होने वाले हर सैनिक को हमारे बलिदान से परिचित करवाया जाए। मुझे यकीन है कि मेरी मौत के बाद मेरा फोटो एक कंपनी के मंदिर में काली माता के साथ रखा जाएगा। हो सके तो मौत के बाद मेरे अंगों को दान कर दीजिए। सेकेंड राजरीत की अल्फा कंपनी में लेफ्टिनेंट विजयंत थापर सबसे आगे चल रहे थे और उनके कंपनी कमांडर थे मेजर आचार्य। ऑर्डर नंबर 1 थ्रू, नंबर 1 फायर, नंबर 1 फायर। पूरी फुल मून नाइट थी और दुश्मन को दिख रहा था कि लोग आ रहे हैं और एक ही रास्ता था जाने के लिए, तो उसी रास्ते से जाना पड़ता था क्योंकि दोनों तरफ बड़ी गहरी खाइयां थी। आगे बढ़ते बढ़ते विजयंत दुश्मन से काफी करीब पहुंच गए। लेफ्टिनेंट विजयंत और दुश्मनों के बंकर में अब महज 15 मीटर का फासला रह गया था। नौल पहाड़ी के एक पत्थर की आड़ लेकर विजयंत दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। यही वो पत्थर था जिसकी आड़ में छिपकर विजयंत दुश्मनों से लड़ाइयां लड़ रहे थे। जब लेफ्टिनेंट विजयंत को लगने लगा कि अब बहुत हो गया, अगर दुश्मन के बंकर पर कब्जा करना है तो अब आमने सामने की जंग लड़नी होगी, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। शहादत के इस फैसले के साथ ही विजयंत पत्थर की आड़ से जैसे ही बाहर आए, दुश्मन के मशीन गन से निकली एक गोली उनके सिर पर जा लगी। दूसरी गोली सीने पर। गोलियां लगने के बाद लेफ्टिनेंट विजयंत जमीन पर जा गिरे। सीने पर दुश्मन की गोली खाकर खुद को वतन के नाम विदा कर गए विजयंत। उनका सीओ था कर्नल रविंद्रनाथ। उन्होंने उनको बोला कि विजयंत अब तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सिर्फ 50 कदम पीछे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, 50 कदम पीछे आ जाओ। हम इनके पीछे पहुंच गए, ये कहीं नहीं जा सकते, अब सुबह हम इनको खत्म कर देंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए यहां पे पहुंचने के लिए हमारे 9-10 आदमी शहीद हो गए, मर गए हैं, कितने घायल हो गए हैं। अब मैं पीछे आया फिर दोबारा हमको हमला करना पड़ेगा, पाकिस्तानी इधर आ जाएंगे और दोबारा हमको क्षति उठानी पड़ेगी, मैं नहीं आऊंगा। शहीद लेफ्टिनेंट विजयंत थापर के पिता हर साल उस चोटी पर जाते हैं जिस चोटी पर उनका बेटा विजयंत दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। जिस जगह पर दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट विजयंत थापर शहीद हो गए, उसे बटालियन के जवानों ने एक मंदिर का शक्ल देना शुरू कर दिया, जो आज एक छोटे से मंदिर का रूप ले चुका है। ये जवानों का अपने शहीद लेफ्टिनेंट की याद में बनाया गया वो मंदिर है जहां विजयंत के शौर्य का पताका हमेशा लहराता रहता है और जवानों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता रहता है। तो ये भारत माता के वो वीर सपूत थे जिन्होंने हमारे आपके आज, कल और भविष्य के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। महाविजय के इन महानायकों को हमारा भी नमन।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन।